स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। तो इस वीडियो में आज हम लोग देखने वाले हैं जो सीजी व्यापम द्वारा वर्ष 2018 में राजस्व निरीक्षक का जो परीक्षा लिया गया था उसके जो है मैथ्स के क्वेश्चन जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर आपका किसका है? राजस्व निरीक्षक 2018 का। ठीक है, तो क्योंकि व्यापम के क्वेश्चन जो होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, मैथ्स के हो गए, जीएस के हो गए, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन के कंसेप्ट्स को समझेंगे, क्या क्या क्वेश्चन दिया है, इस टाइप का अगर क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है तो उसको कैसे सॉल्व करना है, ये सब बातें जो है हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको दिख रहा होगा। वह सबसे छोटी कौन सा अंक है, सबसे छोटा कौन सा अंक है जिसे 12, 15, 20 और 54 से विभाजित करने पर शेषफल 8 प्राप्त होता है। मतलब आपको एक ऐसा अंक बताना है जिस अंक को 12 से, 15 से, 20 से और 54 से विभाजित करें तो हमेशा शेषफल कितना आएगा? 8 आएगा। तो एक तो तरीका यह है कि आप ऑप्शन में क्या करो, हर नंबर को भाग करके देखो। जैसे 548 है, 12 से भाग करके देखो, 15 से भाग करके देखो, 20 से भाग करके देखो, 54 से भाग करके देखो। तो अगर हर बार शेषफल 8 बचेगा तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। उसी तरीके से 544 को देखेंगे, 12 से, 15 से, 20 से, 54 से भाग देकर। या दूसरा तरीका क्या है, जब आपको इस तरीके का क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्या करना है, देखो जो भी अंक दिए हुए हैं, जैसे यहां पर दिया है देखो 12, 15, 20, 54, इन सबका आपको निकाल लेना है एलसीएम। और एलसीएम में जो भी आएगा उसमें शेषफल कितना दिया हुआ है? 8। तो जितना शेषफल दिया रहेगा उसको आप क्या करेंगे, यहां पर जोड़ देंगे। ठीक है, तो इसका शेषफल कैसे एलसीएम कैसे निकालेंगे? तो एक तो आपके पास पुराना तरीका है एलसीएम निकालने का। कैसे करेंगे? यहां लिख लेंगे 12, 15, 20 और 54। ये आप क्या करेंगे, इस तरीके से जो है इसको डिवाइड करते जाएंगे। दूसरा एलसीएम निकालने का एक और तरीका होता है कि इन सब में से बड़ा अंक कौन सा है। देखो इन सब में से बड़ा अंक है आपका 54। तो अब देखते हैं 54, क्या 54 जो है 12 के पहाड़े में आते हैं क्या? नहीं आता। 15 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। 20 के पहाड़े में आता है क्या? नहीं आता। तो इसको आप डबल करेंगे, तो 54 का डबल करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 108 हो जाएगा। तो 108, 12 नहीं है, 108 12 के पहाड़े में तो आ गया 108, 15 8 120, 15 के पहाड़े में नहीं आया, 20 के पहाड़े में भी नहीं आया। अब 54 को 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना इस तरीके से करते जाओ तो एक समय ऐसा आएगा, एक ऐसा अंक आएगा, जैसे 54 का 5 गुना, 6 गुना, 7 गुना, 10 गुना करोगे तो 540 जो है एक ऐसा नंबर आपको मिलेगा जो कि सबके टेबल में आता है। आप देखो 540 को भाग करके देखो 12 से कितना आएगा? 45 आएगा। 540 को आप भाग करके देखो किससे? 15 से, ये आपका 36 आएगा। 540 को आप भाग करके देखो किससे? 20 से, ये आपका 27 आएगा। 540 को आप भाग करके देखो 54 से 10 आएगा। मतलब 540 एक इन सबका क्या आ जाएगा? एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम निकालने का शॉर्टकट तरीका समझ में आए। जो सबसे बड़ा अंक है, क्या वो सबसे बड़ा अंक बाकी अंकों के पहाड़े में आता है कि नहीं, आपको देखना है। नहीं आएगा तो उसका डबल करना है, फिर ट्रिपल करना है, फिर इस तरीके से करते करते जाना है। तो 540 इसका एलसीएम आया। तो 540 प्लस यहां पर हम लोग करेंगे कितना? 8। तो 540 प्लस 8 करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये आपका 548 जो है हो जाएगा। तो इसका सही आंसर आपका कौन सा होगा? 41 का जो सही आंसर है ये आपका ऑप्शन नंबर ए जो है हो जाएगा। 548 वो अंक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन पे। अगला देखो इंग्लिश में पढ़ते हैं यहाँ पे। द हाइट ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 28 सेंटीमीटर एंड इट्स कर्व सरफेस एरिया इज 44 सेंटीमीटर। तो देखो कर्व सरफेस एरिया मतलब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। ये कितना दिया हुआ है? देखो आपको 44 दिया है। ठीक है, तो अब यहां पर देखो पाई की जगह हम कितना रख सकते हैं? 22/7। हमारा जो त्रिज्या है यही तो हमें निकालना है। ऊंचाई कितना दिया है? देखो हमें दिया हुआ है 8। ये हो जाएगा आपका 44। ठीक है, तो यहां से देखो 22 दूने 44, ये 44 पूरा कैंसिल हो गया। 4 एकम 4, 7 चौक 28। तो यहां से आर की वैल्यू कितनी आएगी? 1/4 जो है आ जाएगी। तो 1/4 सेंटीमीटर जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। मतलब 42 का सही आंसर कौन सा होगा? हमारा सी जो है सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 16 पाइप एक टंकी को 14 मिनट में भरते हैं। 9 पाइप खराब हो जाने पर टंकी कितनी देर में भर जाएगी? अब देखो यहां पर आपको देखो 16 क्या है? पाइप है और कितना समय ले रहा है? 14 मिनट। ठीक है, तो 16 पाइप इंटू 14 मिनट टंकी को 100% फुल कर रहे हैं। मतलब कितना हो जाएगा? ये आपका एक 100% मतलब फुल कर रहे हैं। ठीक,
एक पाइप 1 मिनट में कितना करेगा, तो एक पाइप 1 मिनट में कितना करेगा, अगर हमको ये जानना है तो हम क्या करेंगे, यहां पर इसको 1/16 गुणित 14 कर देंगे। ठीक है, तो एक पाइप 1 मिनट में एक टंकी का इतना हिस्सा जो है भर जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखो 9 पाइप खराब हो गया। ठीक है, 16 में से 9 खराब हो गया, तो बचे कितने, सही 7। तो 7 पाइप जो है इसको कितना देर में भर पाएंगे, देखो 7 पाइप जो है ये आपका भरेंगे 1 बटे आपका 7 पाइप, मतलब 7 से गुणा करना पड़ेगा, तो 16 गुणित 14, तो 7 एकम 7, 7 दूने 14, 16 दूने 32। तो 7 पाइप जो है क्या करेंगे, 1/32 हिस्सा को भर पाएंगे। तो हमें क्या चाहिए, कितना समय में भरेगा, तो 32 को आप इधर कर लो, तो ये कितना मिनट में भरेगा, आपका 32 मिनट में जो है क्या होगा, ये जो है आपका एक टंकी जो है क्या हो जाएगा, पूरा भर जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया। 7 पाइप जो है 1/32 कर रहे हैं, तो हमें टंकी को फुल करना है, तो 32 मिनट में 7 पाइप जो है क्या करेंगे, इसको भर लेंगे। तो 7 पाइप इंटू 32 मिनट्स बराबर आपका पाइप पूरा हो जाएगा। तो आपको समय पूछा है कितना होगा, 32 मिनट जो है इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए 8,000 रुपए का 20% वार्षिक दर से 2 वर्ष 6 माह का आपको क्या निकालना है, वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज आपको निकालना है। तो आपको मालूम होगा इस तरीके के प्रश्न में, देखो यहां पर 2 वर्ष पूरा है और तीसरा वाला जो वर्ष है उसका आधा ही हुआ है। जब आपके पास इस तरीके का होगा 2 वर्ष 6 माह, 2 वर्ष 3 माह, 2 वर्ष 4 माह करके, तो उसको आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए मिश्र धन बराबर होता है आपका P1 प्लस R बटे में 100 की पावर में n। ये आपका सामान्य फॉर्मूला है, ये आप कब यूज करते हैं, जब आपका जो n है या जो समय है आपका पूर्ण होता है। लेकिन यहां तो 6 माह पूरा हुआ नहीं है, तो जब ऐसा कोई कंडीशन आएगा ना, तो आप इसमें क्या करेंगे, देखिए एक और ब्रैकेट में ऐड करके फॉर्मूले में 1 प्लस R, और यहां पर जी जो भी दिया है, जैसे यहां पर 6 माह दिया है, 6 माह को हम लोग साल में कैसा लिख सकते हैं, 1/2 लिख सकते हैं। तो यहां पर आप अगला फॉर्मूला लगाएंगे, R गुणित 1/2 बटे में 100। अगर यहां पर मान लो 3 महीना होता, तो 3 महीना मतलब साल के बराबर कितना होता, 1/4 होता। तो हम लोग यहाँ पर 1 प्लस R गुणित 1/4/100 करते। अगर जैसे 8 महीने होता, तो 8 महीने को अगर हम लोग साल बनाएंगे तो कितना होगा, देखो ये हो जाएगा 2/3। तो यहाँ पर 2/3 का गुणा करते। तो पहले वाले ब्रैकेट में जितने साल पूरा हो गया है वो रहेगा, और दूसरे वाले ब्रैकेट में जितना जो एक्स्ट्रा बच गया उसको ईयर में कन्वर्ट करके, साल में कन्वर्ट करके आर के साथ गुणा कर देना है। सो देखिए पी के जगह कितना आ जाएगा हमारा, पी के जगह आ जाएगा 8,000। फिर 1 प्लस आपका आर कितना है, दर जो है 20% है अपॉन में 100, और समय कितना है आपका 2 है। फिर 1 प्लस आर कितना है, 20 है, और हमने इसको ईयर में जब बदला तो ये कितना आया हमारा, 1/2 आया, बटे में 100। यहाँ पावर में कुछ नहीं रहेगा ना, यहाँ पे सेम रहेगा वो। तो अब देखो ये हो जाएगा आपका 8,000, ये हो जाएगा आपका 1 जा, ये हो जाएगा 5 जा, ये हो जाएगा 1.2 की पावर में 2, और ये हो जाएगा 1 जा, ये हो जाएगा 10 जा, 10 जा, ये हो जाएगा 1.10। अब इसको जब आपस में आप गुणा करेंगे तो 8,000 इंटू आपका 1.2 का स्क्वायर कितना होगा, देखो 1.2 का स्क्वायर आप निकाल सकते हो, 1.44 आएगा। तो इन सबको आपस में गुणा कर लीजिएगा। तो इन सबको आपस में गुणा करेंगे तो देखो कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर ये 8,000 इंटू 1.44 इंटू 1.10, तो गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 1.1 इंटू 8,000, 12,672, 12,672। तो ये तो आपका क्या आ गया है, मिश्र धन आ गया है। अगर आपको चक्रवृद्धि ब्याज चाहिए तो इसमें से आप 8,000 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो 8,000 को माइनस करने के बाद कितना बचेगा, 4,672। मतलब ऑप्शन नंबर बी जो है आपका क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। तो 44 का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही जवाब हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमको क्या करना है, ये जो ब्रैकेट दिया हुआ है इस पूरे को हमें सॉल्व करना है, मतलब इसको हमें सरल करना है। ठीक है, तो सरल कैसे करेंगे, देखो तो पहले हम लोग सॉल्व करेंगे, ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर में सिंपल ब्रैकेट दिख रहा है और उसके ऊपर में जो बार लगा हुआ दिख रहा है, इसको इन दोनों को हम लोग एक सिंगल बार अंदर क्या करेंगे, पहले सॉल्व करेंगे।
तो देखिए 1/4 माइनस 1/6, इसका जब लघुत्तम लेंगे तो कितना आ जाएगा, लघुत्तम जो है 12 आएगा। तो ये हो जाएगा 4 तिया 12 और 6 दूने 12, ये हो जाएगा आपका 1/12 आएगा। लेकिन बाहर में क्या है, माइनस। अब ये हो जाएगा, देखो 2 दूने 4 और 1 5, तो अगला स्टेप होगा 5/4 ऋण 1/12। फिर इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 12, 5 तिया कितना हो जाएगा 15, सॉरी 12 है ना, 12 और 4, 12 और क्या बचा है हमारे पास 2, सॉरी 2 दूने 4 1 5, 5/2। तो इसका लघुत्तम आएगा आपका कितना आ जाएगा, लघुत्तम तो आएगा आपका 12 ही आएगा। फिर हो जाएगा ये 6 पंचे 30, तो 30 माइनस 1, ये हो जाएगा हमारा 29/12। ये पूरे सिंपल ब्रैकेट की वैल्यू जो है, देखो इतने की जो वैल्यू है ये है आपका 29/12। लेकिन बाहर में देखो हाफ से इंटू होगा, तो हाफ से इंटू होकर ये कितना हो जाएगा, देखो 29/24। तो अब यहां तक पहुंच गए हम लोग। अब ये देखो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन मिश्रित भिन्न है, 4 एकम 4 और 1 5, तो ये हो जाएगा 5/4 ऋण 29/24। तो 29, 4 और 24 का लघुत्तम लेंगे तो 4 और 24 का लघुत्तम कितना आएगा 24, ये हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 माइनस 29 करेंगे तो कितना बचेगा 1/24। तो अब फाइनली 4 तिया 12 और 1 13, तो 13/4 भागित क्या बच रहा है, देखो 1/24। अब इस भागित को अगर हम गुणा में परिवर्तित कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 24/1। तो 4 एकम 4, 6 चौक 24, 13 पंचे 65, 13 छक्के 78। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा आपका 78 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा एलसीएम वगैरह अच्छे से रहेगा प्रैक्टिस में, तो आप इससे और जल्दी जो है बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए यहां पर आपको एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखो अगर आप इसको थोड़ा सा फॉर्मूला बनाएंगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर जब ओपन होगा तो क्या बनेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ये क्या बन जाएगा आपका 2ab। a माइनस बी को जब आप ओपन करेंगे तो ये बनेगा आपका देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। जब आप ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये बन जाएगा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो जाएगा आपका माइनस a स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस a स्क्वायर, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 2ab। तो ये इसके साथ कैंसल, ये इसके साथ कैंसल, तो 2ab ऐड होकर कितना हो जाएगा 4ab। तो आप चाहे तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर सकते हैं, किसका, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है 4ab होता है। ठीक है, तो ऊपर की वैल्यू किसके बराबर आ गई, देखो 4ab, और नीचे में देखो a के जगह ये है, b के जगह ये है, तो ये हो जाएगा आपका ab। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे और आंसर कितना बचेगा आपका 4 जो है इसका आंसर जो है बचेगा। तो 47 का क्या हो जाएगा आपका सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए 48वें क्वेश्चन पे देखिए, एक वाहन चालक 150 किलोमीटर की दूरी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और वापिस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से समान दूरी तय करता है। मतलब 150 किलोमीटर ही गया है और 150 किलोमीटर ही आया है। तो मान लेते हैं कि जाते समय जो स्पीड थी वो x थी, आते समय जो स्पीड थी वो y थी। तो हमें पता है कि जो एवरेज चाल होता है या औसत जो होता है वो क्या होता है, उसका सूत्र होता है 2xy अपॉन में x प्लस y। तो इन दोनों को आप गुणा करते हैं, तो 2 गुणित 50 गुणित 30 बटे में दोनों को प्लस करेंगे तो 50 और 30 कितने हो जाएंगे 80। 1 0 इसके साथ कैंसल, 1 0 इसके साथ कैंसल, 2 1 कम 2 और ये 4 कैंसल। फिर इसके बाद जो है ये हो जाएगा 2 2 ने 4, ये हो जाएगा 25 या 75, 75 बटे में 2 मतलब 37.5। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 37.5 किलोमीटर जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे, 3 साझेदारों का एक व्यापार में लाभ का अनुपात 5:7:8 है। इनका धन क्रमशः 14 महीने, 8 महीने तथा 7 महीने के लिए निवेशित रहा। इनकी पूंजियों का अनुपात ज्ञात करना है। तो 3 साझेदार हैं, मान लेते हैं 3 साझेदार ए हैं और बी है और कौन है सी है। ए ने कितना पैसा लगाया, मान लेते हैं x रुपए लगाया, बी ने कितना लगाया y रुपए और सी ने कितना लगाया z रुपए जो है निवेश किया। कितने समय के लिए किया, तो ये हो जाएगा आपका 14 महीने के लिए, ये इन्होंने किया 8 महीने के लिए और ये किया आपका 7 महीने के लिए। तो समय देखो तीनों के लिए महीना 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 है, कोई साल या कोई महीना में ऐसा नहीं है। तीनों की जो यूनिट हो देखो महीना है। अगर यही साल होता और एक महीना होता तो उसको बदलना पड़ता, एक जैसा आपको बनाना पड़ता। तो यहाँ पर तीनों का समय जो है आपका कितना दिया हुआ है, सेम दिया है।
तो इनका जो लाभ होगा वो कैसे पता चलेगा हमें? 14x, इन्होंने जितना इन्वेस्ट किया, ये इन्होंने कितना किया 8y, इन्होंने कितना किया 7z। इसका जो अनुपात आएगा, ये क्वेश्चन में दिया है कि इसके लाभ का अनुपात कितना है, देखो 5:7:8 है। ठीक है, तो इनके पूंजियों का अनुपात निकालना है। तो हम लोग एक काम करते हैं, पहली बार में जो है हम लोग 14x बटे में 8y को लेते हैं और इधर से हम किसको लेंगे 5 बटे में 7 को लेंगे। तो यहां से देखो 14 पंचे 70, 14 छके 14 सत्ते 98, यहां से हमें कितना मिल जाएगा 98x और 8 पंचे कितना मिल जाएगा हमें 40y। तो यहां से y बराबर हमें क्या मिल जाएगा, देखो 98 बटे में 40। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका 48 दूने 96, 49 बटे में 20 और y का मान कितना आया 49 बटे में 20 x आया। इसको एक डब्बे में रख लेते हैं। उसी तरीके से एक बार हम लोग x और z को लेते हैं, मतलब अभी लेंगे हम लोग किसको 14x बटे में क्या है हमारे पास 7z बराबर कितना हो जाएगा 5 बटे में 8। तो इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा, देखो 14 पंचे 70, 14 छक्के 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112 x बराबर 7 पंचे कितना हो जाएगा ये 35z। तो यहां से अगर हम z की वैल्यू निकालते हैं तो क्या ये 7 से या 5 से भाग जा सकता है क्या? नहीं, 7 एकम 7, 7 4 11, 7 छक्के 42, हाँ। तो ये हो जाएगा 7 पंचे 35 और ये हो जाएगा 7 एकम 7, 7 छक्के 42। तो ये हो जाएगा z बराबर क्या मिलेगा, देखो हमें z बराबर मिलेगा 16x बटे में 5। ठीक है, तो हमने y को x के रूप में परिवर्तित कर दिया और z को भी हमने x के रूप में परिवर्तित कर दिया। अब तीनों का अनुपात निकालेंगे तो देखो x अनुपात y का वैल्यू कितना है, देखो ये है आपका 49 बटे में 20x, z का मान कितना है, देखो 16 बटे में 5x। तो x तो कट जाएंगे, इसका लघुत्तम लेंगे तो आएगा 20, तो यहां पर आ जाएगा 20 अनुपात 49 और 5 चौके मतलब 16 चौक 64। तो इसका जब हम लोग इस रूप में परिवर्तित करेंगे तो आएगा 20 अनुपात 49 अनुपात 64 जो है आएगा, मतलब 20 का सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का कितना परसेंट है, देखो 75% है। 15% बट्टा देने के बाद व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा? तो मान लेते हैं कि जो अंकित मूल्य है या जिसको हम लोग क्या बोलते हैं मार्क्ड प्राइस बोलते हैं, वो है हमारा अंकित मूल्य 100 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य बराबर 100 रुपए। ठीक है, अंकित मूल्य 100 रुपए हो गया। तो अंकित मूल्य का 75% है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, देखो क्रय मूल्य इसका 75% हो जाएगा। तो 75 बटे में 100 गुणित 100, तो क्रय मूल्य कितना आएगा हमारा 75 रुपए जो है क्रय मूल्य आएगा। ठीक है, अब बेचा कितना में 15% बट्टा देने पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 15% का बट्टा दिया है तो इसीलिए कितना परसेंट होगा 15%, इसमें से हटा देंगे हम लोग तो कितना आ जाएगा 85। ठीक है, 15% निकालेंगे 100 का तो कितना आएगा 15 रुपए, 15 रुपए हटा दो, इसमें से बट्टा दिया है तो कितना आ जाएगा 85 रुपए। तो क्रय मूल्य कितना है 75 रुपए, विक्रय मूल्य कितना है आपका 85 रुपए। तो अगर आपको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, लाभ का परसेंटेज निकालना है, तो आप क्या करेंगे, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे में आपका क्रय मूल्य जो कि हो जाएगा 75 गुणित 100। तो यहां से इसको हल करेंगे तो 25 तिया 75, 25 चौके 100, 10 चौक 40, 40 बटे में 3% मतलब 13 तिया 39, 13.133% जो है आ जाएगा। ठीक है, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए अगले प्रश्न पे, राजा की शादी 8 वर्ष पहले हुई, उसकी वर्तमान आयु विवाह के समय की आयु का 6/5 गुना है। शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो राजा की बहन की वर्तमान आयु क्या होगी? तो पहले तो हम लोग मान लेते हैं कि क्या मानते हैं, माना कि जो राजा है, राजा की जो वर्तमान आयु है
ठीक है, ये आप लिखेंगे नहीं, मैं अभी समझाने के लिए आपको बता रहा हूं, वहां पर आपको सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। राजा की वर्तमान आयु x है और उसकी जो बहन है, उसकी बहन की वर्तमान आयु y है। तो अब देखो, राजा की जो वर्तमान आयु है ना, जो कि प्रश्न में दिया है, जो कि x है, उसके 8 साल पहले मतलब x में से 8 घटा देंगे, तो उसकी शादी के समय की आयु का कितना है, 6/5 है। तो यहां से गुणा करेंगे तो देखो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 5x और ये हो जाएगा हमारा 6x, और 8 छक्के कितना हो जाएगा, 48। ये 48 यहां चला जाएगा, तो राजा की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 48 साल जो है हो जाएगी। चलिए अब उसके बाद करते हैं, शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी। तो जब शादी हुआ था, तो देखो शादी जब हुआ था, शादी वर्तमान आयु राजा की कितनी हो गई, x हो गई। तो आपको क्या बताना है, शादी के समय राजा की बहन उससे 10 साल छोटी थी, तो वर्तमान आयु कितनी होगी। तो 10 साल छोटी थी, शादी के समय अगर 10 साल छोटी थी तो वर्तमान में भी तो 10 ही साल छोटी होगी ना। ऐसा थोड़ी है कि शादी के समय 10 साल छोटी थी, वर्तमान में 2 साल छोटी होगी, ऐसा तो नहीं है, दोनों का एज सेम बढ़ रहा है। तो यहां पर जो है इसका सही जवाब आपका कौन सा हो जाएगा, 48 में से हम लोग क्या करेंगे, 10 साल को जो है माइनस कर देंगे। क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि शादी के समय उन दोनों के एज में जितना अंतर था, वो अंतर अभी भी बना ही रहेगा, उतना ही अंतर बना रहेगा। तो इसीलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 38 वर्ष हो जाएगा, 10 साल इसमें हटा देंगे हम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पे देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, किसी चतुर्भुज के कोण क्रमशः 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा और 9 थीटा है, तब इसके सबसे बड़े और छोटे कोणों का अंतर कितना होगा। तो हमें मालूम है कि चतुर्भुज के सारे कोणों का योग कितना होता है, 360। तो 2 थीटा और 3 थीटा हो गए 5, 5 4 9, 9 2 18 थीटा। तो 18 थीटा बराबर हो जाएगा आपका 360। यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, 20 अंश। तो सबसे बड़ा कौन सा हो जाएगा, 9 थीटा। तो 9 गुणित 20 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। और सबसे छोटा 2 थीटा, तो 20 दूने 40 हो जाएगा। तो दोनों के बीच का अंतर कितना आएगा, 140 जो है दोनों के बीच का अंतर जो है आएगा, मतलब डी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, डी सही जवाब क्यों हुआ, थीटा की वैल्यू 20 आ गई, सबसे बड़ा कोण 9 थीटा, 9 गुणित 20 करेंगे तो 180, सबसे छोटा 2 थीटा, तो 20 गुणित 2 करेंगे तो 40, तो 180 में से 40 को हटा देंगे तो कितना बचेगा आपका, 140 जो है बचेगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, देखिए 53 नंबर के क्वेश्चन पे। तो 53 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले पढ़ते हैं, फिर उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, उसको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो 53 क्वेश्चन है, देखो, गुणनफल 3 की घात में 65 गुणित 6 की घात में 59 गुणित 7 की घात में 71 में कौन सा इकाई अंक है, मतलब इसका सबका गुणनफल करेंगे तो इकाई अंक क्या आएगा। तो यहां पर देखो, 3 की घात में जब हम लोग 4 करते हैं, तो 3 की घात में 4 मतलब क्या होता है, 81। मतलब 3 की घात में जब भी 4 आएगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो 65 को हम लोग 4 से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो 4 से भाग देंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, कितना बचेगा, 2। यहां पर 4 छक्के 24 मतलब 1 बचेगा। मतलब यहां पर बचेगा 3 की घात में 1, मतलब इसका इकाई अंक कितना होगा, 3 होगा। क्यों होगा, समझ में आए कि नहीं, क्योंकि 3 की घात में जब भी 4 होगा उसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। तो 3 की घात में 4 करने से क्या हो रहा है आपका, देखो 3 की घात में 65 को हम लोग कैसा लिख सकते हैं, 3 की घात में 64 गुणित क्या कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। तो इसका जो इकाई अंक है ये कितना आएगा, 1 आएगा, और 1 गुणित 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3। तो इसका इकाई अंक कितना बनेगा, 3। उसी तरीके से 6 की घात में कुछ भी हो उसका इकाई अंक हमेशा कितना बनेगा, 6 बनेगा। ठीक है, उसी तरीके से 7 की घात में जब 4 करते हैं तो 7 7 49, 9 या 81, तो इसका भी इकाई अंक कितना आता है, 1 आता है। तो 7 की घात में जो 71 दिया है, इसको अगर हम लोग लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, देखो 17 दूनी 34, 17 3 का 17 चौक 68। तो 3 की घात 7 की घात में 68, 69, 70 और 71, मतलब ये हो जाएगा आपका 3। तो 7 की घात में जो 68 करेंगे इसका इकाई अंक कितना होगा, 1 होगा। और यहां पर कितना हो जाएगा, 7 की घात में 3। तो 7 की घात में 3 मतलब 7 को अगर आप 3 बार गुणा करेंगे तो इसका इकाई अंक कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, तो इसका इकाई अंक कितना होगा हमारा, 3 होगा। तो ये हो गया, देखो इसका इकाई अंक 3, इसका इकाई अंक 6, इसका इकाई अंक 3। तो 3 9 छक्के 54 आएगा। तो 54 आया तो इकाई अंक कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, मतलब इसका गुणनफल का इकाई अंक कितना हो जाएगा, 4 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। खरगोश की प्रत्येक
5 छलांगों पर कुत्ता 4 छलांग कूदता है, पर कुत्ते के 3 छलांगे खरगोश की 4 छलांगों के बराबर है। दोनों के चाल का अनुपात जो है आपको बताना है। ठीक है, तो मान लेते हैं जो यहां पर कुत्ता है या खरगोश है उसका जो मान लेते हैं, माना कि जो कुत्ता है और क्या दिया है, कुत्ता और क्या दिया है, खरगोश दिया है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि जो कुत्ता है उसकी जो गति है, ठीक है, गति की बात कर लेते हैं। कुत्ता की जो गति है वो x है और खरगोश की जो गति है वो कितना है, y है। और जो है एक और बात, समय अगर देखते हैं तो समय हम लोग मान लेते हैं कि जो कुत्ता है वो क्या करता है, एक लीप मतलब एक बार छलांग लगाने के लिए जो समय लेता है वो आपका t1 है, और खरगोश जो समय लेता है एक छलांग लगाने के लिए वो है आपका क्या बोलते हैं, T2। ये हो गया हमारा। अब प्रश्न में दिया है कि जो यहां पर क्या बोल रहा है कि खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग पर, यहां पर क्वेश्चन में दिया हुआ है खरगोश की प्रत्येक 5 छलांग पर कुत्ता 4 छलांग कूदता है, तो कुत्ते के 3 छलांग खरगोश के 4 छलांग के बराबर है। ठीक है, तो यहां पर ये समय हो गया। अब इसके बाद देखो तो कुत्ता जो है 4 छलांग लगाता है, इसका मतलब 4 गुणित समय, क्योंकि स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, देखो डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक है, तो स्पीड हमने कितना लिया है, कुत्ते का x लिया है, नहीं टाइम 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 डिस्टेंस निकाल रहे हैं ना, स्पीड इनटू टाइम। हाँ, तो कुत्ते की स्पीड जो है किसके बराबर है, देखो 4 छलांग के बराबर है, और ये किसके बराबर है, खरगोश के 5 के बराबर है, तो ये हो जाएगा 5 गुणित T2। समझ में आए कि नहीं, खरगोश का जो है 4 छलांग मतलब ये डिस्टेंस, 4 छलांग स्पीड है उसका ना, स्पीड कितना है हमारे पास, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, स्पीड इंटू टी करके। तो कुत्ते का 4 छलांग और समय, ठीक है, ये बराबर है किसके, 5 और T2 के। तो यहां से जब हम लोग T1 बटे में T2 निकालेंगे तो ये आएगा हमारा 5 बटे में 4 आएगा। ठीक है, इस रिलेशन को लिख लेते हैं। फिर इसके पश्चात जो है कुत्ते का जो है क्या बोल रहा है, 3 छलांग खरगोश की 4 छलांगों के बराबर है, तो इसको जब हम लोग समीकरण बनाएंगे, ये समीकरण हमारा कैसा बनेगा, देखो फिर से स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम जो है हम लोग हो जाएगा। तो इसी को जब हम लोग इक्वेट करेंगे तो कुत्ते का 3 गुणित x गुणित समय, ये बराबर हो जाएगा किसके, उसके 4 छलांगों के स्पीड और किसके, T2 के। तो ये हो जाएगा T1, ये हो जाएगा T2, ये इसके क्या है, बराबर है। तो आपको चाल का अनुपात अगर निकालना है तो चाल मतलब x अनुपात आपको क्या निकालना पड़ेगा, x अनुपात y जो है निकालना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 4T2 बटे में 3T1। तो T2 बटे में T1 के मान को जब आप यहां पर रखेंगे उल्टा करके तो 3 बटे 4, और ये हो जाएगा आपका 4 बटे 5, तो 4 चौक 16 बटे में 15, तो ये हो जाएगा आपका 16 बटे में 15। ठीक है, समझ में आया ये, तो ये डिस्टेंस कवर्ड है ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए इसको थोड़ा सा हम लोग हटा देते हैं। देखो 8 अंकों का औसत 20 है, ठीक है, 8 अंकों का औसत कितना है, 20। तो 8 अंकों का योग कितना हो जाएगा, 8, ये सिग्मा का मतलब योग होता है, तो ये हो जाएगा 8 दूने 16 मतलब 160। 8 अंकों का योग कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। यदि पहले 2 अंकों का औसत, अब पहले 2 अंकों का औसत 15 और हाफ है, तो पहले 2 अंकों का जो योग है वो कितना हो जाएगा, 15 दूने 30 और 1 31 हो जाएगा। अगले 3 अंकों का औसत, तो अगले 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा आपका 21 दूने 42, 21 या 63 और 1 64, 64 बटे में 3 गुणित 3 मतलब अगले 3 अंकों का योग कितना हो जाएगा आपका 64 हो जाएगा। ठीक है, यदि छठवां अंक 7वें और 8वें अंक से क्रमशः 4 और 7 कम है तो 8वां अंक होगा। चलिए 2 अंक पहला और दूसरा ये हो गया, अगला तीसरा चौथा पांचवा ये हो गया, छठवां 7वां और 8वां के बारे में हमको दिया हुआ है। तो देखिए छठवां अंक जो है मतलब छठवां अंक 7वें और 8वें से इतना कम है, तो इसका मतलब ये भी तो हो सकता है, इसका उल्टा भी तो हम लोग बोल सकते हैं कि माना कि हमारा जो छठवां अंक है वो x6 है, 7वां अंक x7 है और 8वां अंक x8 है।
अब प्रश्न ये बोल रहा है कि देखो छठवां जो अंक है, मतलब छठवां मतलब x6, वो 7वें अंक से 4 कम है और 8वें अंक से 7 कम है। ठीक है, चलिए एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा, इसको मैं डिटेल में समझा रहा, नहीं तो आप बिना ये सब लिखे भी जो है आप कर सकते हैं इसका आंसर, लेकिन चलिए थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो हम यहां पर ये भी तो बोल सकते हैं कि जो हमारा 8वां अंक है वो हमारे 6वें अंक से, या एक काम करते हैं जो दिया उसी को फॉलो करते हैं। ठीक है, क्या दिया देखो, जो 6वां अंक है x6, वो जो है 7वें अंक से 4 कम है, और जो x6 है वो 8वें अंक से जो है 7 कम है, ये आपको दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अब देखो यहां से शुरुआत करते हैं। x8 का जो योग है वो कितना है, 160 है, मतलब x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5 प्लस x6 प्लस x7 प्लस x8 बराबर कितना है, 160। तो पहले दो अंकों का योग हमने कितना निकाल लिया है, देखो 31। अगले 3 अंकों का योग हमने कितना निकाल लिया है, देखो 64। ठीक है, अब यहां से देखो आगे x6 प्लस 7 प्लस 8। ठीक है, यहां पर आ जाएगा x6 x7 x8 बराबर 160। ठीक है, क्यों ऊपर जा रहा है ये, चलिए अब इन दोनों को अगर हम लोग जोड़ते हैं, किसको किसको, 64 और 31, तो 64 और 31 जुड़कर हो जाएंगे 95। तो 160 में से हम लोग क्या करेंगे, 95 को जो है हटा देंगे तो 65 बचेगा। इसका मतलब छठवां अंक, 7वां अंक और 8वां अंक, इन दोनों का योग जो है x6 प्लस x7 प्लस x8 बराबर ये आएगा आपका 65 आएगा। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो x6 है वो जो है x7 से कितना है, 4 कम है। यहां से अगर मैं x7 की वैल्यू निकालूंगा तो ये यहां जाके जुड़ जाएगा, जुड़ेगा कि नहीं, आंसर जुड़ जाएगा। तो x6 को x6 ही रखते हैं, x7 के जगह क्या लिख सकते हैं हम लोग, x6 प्लस 4, और x8 के जगह क्या लिख सकते हैं, x6 प्लस 7। ये -4 यहां जाके प्लस हो जाएगा, और ये -7 यहां जाके प्लस हो जाएगा, बराबर 65। तो अब देखो 3 बार क्या आ गया है, x6 आ गया है, और फिर यहां पर 7 और 4 11, 11 इसमें से हटा देंगे तो कितना बचेगा हमारे पास, 54। ठीक है, तो यहां पर कितना बच जाएगा, 7 4 11, 54। तो अब यहां से x6 का मान कितना आ जाएगा, देखो तो x6 का मान आ जाएगा 3 कम 3 17 2 14 18 2 36 18 54 18। तो x छठवां अंक कितना है हमारा, 18 है। तो हमसे पूछा है कि 8वां अंक कितना होगा, तो 8वां अंक यहां से निकाल लो ना भाई, कितना होगा, देखो x6 प्लस 7, तो हमारा छठवां अंक 18 है, तो 18 और 7 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हमारा जो 8वां अंक है ये हमारा 25 है, और 7वां अंक पूछेगा तो 4 जोड़ देंगे, मतलब 7वां अंक कितना हो जाएगा हमारा, 22 हो जाएगा। ठीक है, यहां पर हमारा सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 जो है सही आंसर हो, सॉरी 25 जो है सही आंसर हो जाएगा इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक शंकु है, एक अर्धगोला है और एक बेलन है, इसका आधार और ऊंचाइयां कैसी हैं, बराबर हैं। ठीक है, सेम बेस और सेम हाइट है, इसके वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, आयतन का अनुपात निकालना है। तो देखो शंकु का आयतन कितना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, अर्धगोला का कितना होता है, 2/3 पाई आर क्यूब होता है। और उसके बाद बेलन का कितना होता है, देखो बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इनके जो सिलेंडर हैं उनके बेस और हाइट कैसे हैं, सेम है। बेस और हाइट सेम है, मतलब त्रिज्या और हाइट दोनों बराबर है। तो त्रिज्या और हाइट अगर बराबर है तो यह हो जाएगा 1/3, तीनों को त्रिज्या के अनुपात में बदल लेते हैं तो यह हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, और यह हो जाएगा आपका पाई आर क्यूब। तो आर क्यूब आर क्यूब आर क्यूब, पाई 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 कैंसल, तो कितना बचा, देखो यहां पर 1/3 अनुपात 2/3 अनुपात 1।
तो ये आ जाएगा आपका सही अनुपात। क्या हो जाएगा देखो, इसका फिर से जब आप रेशियो ले लेंगे तो ये आएगा आपका 1:2:3 जो है आ जाएगा। तो 56 का जो आंसर है वो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, है कि नहीं। इसके नीचे कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो इसका अनुपात आ जाएगा 1:2:3। तो इसका सही जवाब बी जो है हो जाएगा ये। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है देखिए, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्याओं वाले 3 गोलों को पिघलाकर एक नया गोला बनाया गया। बड़े गोले का व्यास कितना होगा। तो तीनों का वॉल्यूम क्या है, क्या होगा, वॉल्यूम 1 प्लस वॉल्यूम 2, मतलब छोटे वाले तीनों का जो आयतन है, आयतन का योग किसके बराबर होगा, बड़े वाले के बराबर होगा। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है स्फीयर का, 4/3 पाई आर। तो 4/3 पाई को सबको बाहर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा R1 का क्यूब, ये हो जाएगा R2 का क्यूब, ये हो जाएगा R3 का क्यूब, और इधर क्या बचेगा 4/3 पाई, और ये हो जाएगा। तो 4/3 पाई कैंसिल हो जाएगा, तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब हो जाएगा 27, 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, 5 का क्यूब कितना हो जाएगा 25, बराबर में R क्यूब। अब इन तीनों को जोड़ेंगे 125 और किसको 64 और 27, तो ये आएगा आपका 216। तो R क्यूब बराबर कितना आ गया 216। तो 216 जो है किसका क्यूब होता है, तो आंसर है 6 का। तो इसीलिए यहां पर बड़े वाला जो गोला बनेगा उसका त्रिज्या कितना हो जाएगा आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। एक घन तथा एक गोले के संपूर्ण पृष्ठ समान है। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, अगर उसका भुजा a है तो 6a², और उसका जो क्या बोलते हैं गोले का जो संपूर्ण पृष्ठ होता है, गोले का संपूर्ण पृष्ठ कितना होता है, याद करो, गोले का संपूर्ण पृष्ठ, गोले का 4πr²h ऐसा कुछ होता है एक गोले का संपूर्ण पृष्ठ, हाँ उतना ही तो होता है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ 4πr²h, 4π और r² ना, तो 4π, एक मिनट में चेक कर लेते हैं, 4πr² ही होता है, ठीक है, 4πr² होता है, ठीक। यहां से दोनों को कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा देखो 3 2s, ये हो जाएगा आपका 2 2s। तो अगर यहां से हम लोग a का वैल्यू निकालते हैं तो a का वैल्यू कितना आएगा, देखो पहले तो a² का निकालेंगे तो 2/3 πr² आ जाएगा, ठीक है। फिर a का वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका √2/3π, और r जो है क्या होगा, स्क्वायर जो है वो रूट से बाहर बन के आ जाएगा, आएगा आपका r, ठीक है। अब क्वेश्चन में बोल रहा है कि इसके आयतनों का अनुपात निकालो। तो आयतन देखो, घन का आयतन क्या होता है आपका V1/V2 निकालना है, तो इनके आयतनों का अनुपात निकालना है। तो पहले कौन दिया है, क्यूब। क्यूब का सरफेस एरिया देखो कितना होता है, क्यूब का सरफेस एरिया होता है आपका a क्यूब, और जो गोला है, गोले का होता है 4/3 पाई r क्यूब ये होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग a को क्या लिख लिए हैं, देखो a को हम लोग इस फॉर्मेट में बदल लिए हैं, तो ये हो जाएगा a के जगह में 2/3 पाई r पूरे की घात में 3, और नीचे में क्या रहेगा आपका 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, ये रहेगा। अब इसको आप ओपन करके क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो ओपन करके सॉल्व करेंगे तो देखो क्यूब है, तो क्यूब से पहले ये क्या बन के बाहर निकलेगा, 2π/3, और रूट के अंदर में एक चीज छूट जाएगा, और ये हो जाएगा आपका r क्यूब, और नीचे में हमारे पास है 4/3 पाई r क्यूब। तो r क्यूब कैंसल, पाई और पाई कैंसल, 3 और 3 कैंसल, 2 1 कम 2 2 कैंसल। तो यहां पर हमारे पास कितना बचा देखो, √2π/3 बटे में कितना बचा हमारे पास 2, ठीक है। तो 2 को हम लोग अगर रूट के फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, √4 लिख सकते हैं ना। तो ये हो जाएगा हमारा √2π/3, और ये हो जाएगा √4। अब देखो ये दोनों आपस में इंटू होकर क्या हो जाएंगे, 2π/12, तो 2 1 कम 2 2 छक्के 12, तो हमारे पास कितना आया
रूट पाई अनुपात रूट 6। तो बी इसका सही आंसर जो है हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसको मैं हटा देता हूं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको पहले सॉल्व करते हैं हम लोग। एक घड़ी के अंकित मूल्य से 32 रुपए कर देने के बाद कम कर देने के बाद दुकानदार को 20% का लाभ हुआ। यदि इसका क्रय मूल्य 640 हो तो अंकित मूल्य पर बेचने पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। तो देखो यहां पर जो क्रय मूल्य है मतलब जो कॉस्ट प्राइस है वो हमारा कितना है, 640 है। ठीक है, यहां पर हमें प्रॉफिट कितने परसेंट का हो रहा है, लाभ कितने प्रतिशत का हो रहा है, 20% का जो है हमें लाभ हो रहा है। तो हमारा जो सेलिंग प्राइस होगा, विक्रय मूल्य होगा, वो कितना हो जाएगा, 120। 20% का लाभ हो रहा है इसीलिए 120 बटे में 100 गुणित हमारा क्रय मूल्य कितना है, 640। तो ये जीरो और ये जीरो कैंसिल हो गया, ये जीरो और ये जीरो भी कैंसिल, अरे यार ये जीरो भी कैंसिल हो गया। तो यहां से हमारा कितना आएगा, देखो दोनों का गुणनखंड करेंगे, किसका किसका, 64 गुणित 12। तो 64 गुणित 12 करेंगे तो 768। सेलिंग प्राइस हमारा कितना हो गया, 768 जो है हो गया। ठीक है, अब 768 हो गया। अब इसके बाद देखो जो हमारा अंकित मूल्य है उसमें 32 रुपए हमने कम किया हुआ है, तो अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 32 रुपए इसमें जोड़ देंगे तो 768 धन 32, तो इसमें 32 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा हमारा 800 रुपए। तो हमारा अंकित मूल्य कितना हो जाएगा, 800 रुपए। ठीक है, तो अब हमें कितने का प्रॉफिट चाहिए, देखो तो प्रॉफिट हमारा कितने का हो जाएगा, प्रॉफिट हमारा हो जाएगा यहां पर कि रिक्वायर्ड प्रॉफिट परसेंटेज इज इक्वल टू, देखो कितना होगा, कॉस्ट प्राइस हमारा कितना था 640, तो 600 800 में से 640 को कम कर देंगे तो ये आएगा 160, ऊपर में आ जाएगा 160 और फिर नीचे में आएगा 640 गुणित 100। तो जीरो से जीरो कैंसिल, 6 16 चौक 64 हो जाएगा 25%। तो यहां से इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा 25% जो है हो जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा आपको। अंकित मूल्य 800 है, विक्रय मूल्य 640 है, दोनों का अंतर 160 आएगा, वटे में जो है आपका क्रय मूल्य गुणित 100, इसको हल करेंगे तो 25% जो है आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखिए अगला जो प्रश्न है हमारा वो है, दो टेलर्स एक्स और वाई नियोक्ता को उनके नियोक्ता ने कुल 550 रुपए प्रति सप्ताह प्रदान किए। इंग्लिश में पढ़ते हैं, देखो टू टेलर्स एक्स एंड वाई आर पेड अ टोटल ऑफ 550 रुपीज पर वीक देयर बाई एम्प्लॉयज। मतलब एक्स और वाई दो टेलर हैं, इसका जो इसका मालिक है दोनों को, एक्स और वाई दोनों को मिलाकर हर हफ्ते जो है 550 रुपए जो है देता है। ठीक है, इफ एक्स इज पेड 120% ऑफ द सम ऑफ वाई, यदि x को मिलने वाली जो राशि है वो y को मिलने वाले राशि का 120% है, तो x बराबर कितना हो जाएगा, देखो आपका 120 बटे में 100, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, 6 दूने 12, 5 दूने 10, तो x बराबर कितना हो जाएगा आपका 6 बटे 5 y। इसको यहाँ पे रख दो, तो x के जगह अगर हम लोग रखेंगे 6 बटे 5 प्लस 1, y को कॉमन निकाल लेते हैं दोनों से, बराबर 550। तो ये हो जाएगा 5 एकम 5 और 6 11, 11 बटे में 6, y बराबर 550, ये हो जाएगा 11 पच्चे 55, 5 छक्के 30, तो y बराबर कितना आ जाएगा 300 रुपए। तो y को कितना मिलता है, 300 रुपए। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए यदि किसी संख्या का 1/5 दूसरी संख्या के 5/8 के बराबर है, यदि पहली संख्या में 35 जोड़ा जाए तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना हो जाता है, दूसरी संख्या आपको बताना है। तो यहां पर देखो एक नंबर है, मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है, x। तो 1/5 ऑफ द नंबर इज इक्वल्स टू 5/8 ऑफ द अनदर। पहला नंबर हमारा x है, दूसरा नंबर हमारा y है। तो प्रश्न के हिसाब से किसी एक पहले अंक का 1/5 दूसरे अंक के 5/8 के क्या है, बराबर है, ये दिया हुआ है प्रश्न। ठीक है, यहां से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 25 बटे में 8y, ये हो जाएगा
ठीक है, दूसरा कहानी देखते हैं। यदि पहली संख्या में 35 जोड़ दिया जाए, पहली संख्या कितनी है x, उसमें 35 जोड़ दिया जाए तो वह दूसरी संख्या का 4 गुना होता है। दूसरी संख्या कौन सी है? y का 4 गुना। अब यहां से x के मान को यहां पर रख दो, ये हो जाएगा 25 बटे में 8, और ये हो जाएगा x की जगह रखेंगे 25 बटे में 8y प्लस 35 बराबर 4y। 4y को उठा के इधर ले आओ, ये हो जाएगा 25 अपॉन में 8y माइनस 4y बराबर ऋण 35। एलसीएम लेंगे तो आएगा 8, 8 चौक 32, तो 25 में से 32 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? माइनस 7y बराबर माइनस 35। माइनस और माइनस कैंसिल, 7 पंचे हो जाएगा 35, 8 पंचे 40, तो y का मान आ गया यहां से 40। तो क्या पूछा है देखो, दूसरी संख्या कौन सी है? 40 ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर आपको चित्र में क्या करना है, जो दिया हुआ है उसमें x और y की वैल्यू जो है आपको निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालते हैं। बहुत सिंपल सा है, ये तो आपका क्लास 6वीं 7वीं का क्वेश्चन है ये। देखो आपको x और y का मान निकालना है, तो हमको पता है कि एक सरल रेखा का जो कोण होता है 180 होता है। मतलब नीचे में इन दोनों को जोड़ेंगे, किसको किसको जोड़ेंगे हम लोग? 3x प्लस 90 को जोड़ेंगे तो ये 180 के बराबर हो जाएगा। तो 3x बराबर आ जाएगा 90, तो x बराबर कितना आ जाएगा यहां से? 30। ठीक है, उसके बाद देखो अगर x की वैल्यू 30 आ गई, उसके बाद आपको y निकालना है। तो y निकालने के लिए ऊपर के तीनों को जोड़ दो, तो x प्लस वाई प्लस 60, तो x की जगह आ गया 30, 30 प्लस 60 प्लस y बराबर 180, तो यहां से y बराबर कितना आएगा? 90। तो x बराबर 30, y बराबर 90। अच्छा एक क्वेश्चन छूट गया, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए किसी संख्या से 24 घटाने पर उसका 4 बटे कितना हो जाता है? 7 हो जाता है। ठीक है, उस संख्या के अंकों का योग क्या होगा? अब इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में समझ में नहीं आए। When 24 is subtracted from a number, it reduces to its fourth seven. What is the sum of the digit of the number? तो मान लेते हैं कि वो नंबर कौन सा है? हमारा x है। अगर हम x में से 24 को घटा देते हैं तो जो आंसर आता है ना, ये आपका क्या हो जाता है? 4/7 हो जाता है उसी नंबर का। ठीक है, तो गुणा कर लेते हैं, यहां पर ये हो जाएगा 7x। अब 24 गुणित 7 करेंगे तो कितना आएगा? देखो 24 सत्ते कितना होता है? 24 गुणित 7 करेंगे तो 168 होता है ना, ये हो जाएगा आपका 168 बराबर 4x। 4x उठा के इधर ले आएंगे तो ये हो जाएगा 3x। 3x बराबर कितना आएगा? 168। तो x का मान यहां से कितना आ जाएगा? देखो 56। तो वो जो नंबर है वो आपका 56 है, लेकिन क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये दोनों अंकों का योग कितना होगा? 6 प्लस 5 कितना होगा? 11 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं इस प्रश्न पे। देखिए दी गई आकृति में x का मान ज्ञात कीजिए। तो देखो यहां पर ए सी और इसका नाम रख लेते हैं मान लो डी बी। तो हमें पता है कि एक जो क्वाड्रिलेटरल होता है, मतलब चतुर्भुजीय जो होता है, क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलते हैं? हाँ, क्वाड्रिलेटरल मतलब चार भुजाओं का योग कितना होता है? 360 होता है ना। तो क्वाड्रिलेटरल मतलब हिंदी में एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा है। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल मतलब चारों को जोड़ेंगे तो कितना होना चाहिए हमारा? ये जो है 360 के बराबर होना चाहिए। तो 50 और 30 80, और ये हो जाएगा आपका 120 प्लस कोण डी बराबर 360। तो कोण डी बराबर कितना आ गया आपका? 240 आ गया। मतलब ये वाला कोण कितना है? 240। अब आपको पता है कि एक बिंदु के चारों तरफ का कोण जो होता है कितने अंश का होता है? आपका 360 होता है। मतलब कोण डी और x दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? आपका 360 के। ये वैल्यू किसके बराबर है? आपका 240 के। तो 240 धन x बराबर 360। तो यहां से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? आपकी 120 डिग्री जो है आ जाएगी। ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन जो है ये आपका गलत था, एलिमिनेट हो गया है, तो इसीलिए इसको सॉल्व नहीं कर रहा हूं मैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो दी गई आकृति में आपको ये दुनिया भर का कहानी दिया हुआ है। हमें क्या करना है? एसीबी इस कोण का मान हमें निकालना है। देखो अगर ऊपर वाला 30 है तो वर्टिकली अपोजिट एकांतर कोण के नियम से ये भी कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। और मान लेते हैं सी वाला कोण कितना है? x। अब बाह्य कोण के नियम से क्या होता है? किसी त्रिभुज के बाहर में जो बना हुआ कोण होता है, उसके त्रिभुज के अंदर के जो विपरीत कोण जो होते हैं उन दोनों के योग के बराबर होता है। मतलब बाहर में कितना बना है? 140। तो ये जो 140 होगा ना, त्रिभुज के अंदर में जो बाहर के जो बने, इसके विपरीत में जो दो बने कोण है, इन दोनों के योग के क्या होगा? ये बराबर होगा। तो यहां से x का मान कितना आ जाएगा? 110 अंश आएगा।
समझ में आया कि नहीं नियम? किसी भी त्रिभुज के बाहर में बना हुआ कोण त्रिभुज के अंदर में बने दो अन्य कोणों के योग के बराबर होता है। 30 और x को जोड़ेंगे तो 140 के बराबर होना चाहिए, इसीलिए इसका आंसर 110 जो है हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहां पर आपको x का मान निकालना है। देखो इसको सॉल्व करने से ज्यादा अच्छा है कि इसको आप ऑप्शन पुट करके सॉल्व कर लो, वो ज्यादा सही है, इसका आंसर होगा। अगर 8 रखते हैं तो 2 की पावर में कितना आ जाएगा, देखो 8 ऋण 1 और ये हो जाएगा 2 की पावर में 8 धन 1। तो 2 की पावर में 8, 2 की पावर में 8 मतलब हो जाएगा आपका 256, 256 माइनस 1 प्लस 256 प्लस 1, ये दोनों तो कभी भी आपका किसके बराबर होगा, 1028 के बराबर होगा ही नहीं, तो पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 9 रखते हैं तो 9 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो अच्छा सॉरी यहां पर तो माइनस भी करना था ना, पावर में है, सॉरी चलो करके देखते हैं, शायद हो सकता है, नहीं होगा वैसे, 8 रखने से नहीं आएगा, चलो करके देख लेते हैं एक बार फिर भी। तो देखो अगर हम लोग x की जगह 8 रखते हैं तो 8 माइनस 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7, और 8 और 1 कितना हो जाएगा आपका 9। तो 2 की घात में 7 मतलब कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 की घात में 7 मतलब 25, 5 मतलब 32, 6 मतलब 64, 128, 128 हो जाएगा, ये आपका 128 हो जाएगा, और ये आपका कितना हो जाएगा 512। दोनों को जोड़ने से कभी भी 1280 नहीं आएगा, मतलब पहला ऑप्शन एलिमिनेट हो गया। 9 रखते हैं, 9 में से 1 जाएगा तो बचेगा 8, ये हो जाएगा 2 की पावर में 8, और 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10, 2 की पावर में 10 मतलब होता है आपका 1024, और 2 की पावर में 8 मतलब कितना होता है आपका 256। बिल्कुल सही जवाब यही है, 9 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए 20 अंकों का औसत शून्य है, उनमें से अधिक कितने अंक धनात्मक हैं, तो मैक्सिमम कितने अंक धनात्मक हो सकते हैं, 19 अंक हो सकते हैं, 19 अंक धनात्मक होंगे, और एक अकेला जो सबके समेशन के बराबर होगा वो ऋणात्मक हो जाएगा। ठीक है चलिए आगे बढ़ते, देखिए 4 इलेक्ट्रॉनिक उपकरण क्रमशः प्रत्येक 30 मिनट, 1 घंटा, 1.5 घंटा, 1 घंटा 45 मिनट के अंतराल में बीप की आवाज करते हैं। यदि सभी उपकरण एक साथ बीप की आवाज 12 बजे करते हैं तो अगली बार बीप की आवाज करेंगे। तो इसके लिए आप सबसे पहले सबको मिनट में बदल लो। तो देखो यहां पर आपका क्या है, मेक्स एन बीप एवरी 30 मिनट्स, पहला है 30 मिनट, दूसरा है आपका 1 घंटा, 1 घंटा मतलब 60 मिनट, ठीक है, 1.5 घंटा मतलब 90 मिनट, 1 घंटा 45 मतलब ये हो जाएगा आपका 145 मिनट, मतलब 60 और 105। यह सबका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम लेने के बाद उसको क्या करना, 60 से डिवाइड कर देना, फिर घंटे में कन्वर्ट हो जाएगा, फिर 12 के बाद उतना घंटे जो आएगा उसको आप क्या करना, जोड़ देना, आपका आंसर जो है मिल जाएगा। तो इसको आप कर लीजिएगा। इसका जो सही आंसर होगा मैं आपको बता देता हूं, मतलब क्या करते हैं, कैलकुलेशन करने के बाद ये आपका 9 जो है बजेगा, सुबह का जो है 9 बजेगा। अगर दोपहर का 12 बज रहा है तो सुबह का अगली बार में कितने बजे बजेंगे, एक साथ 9 बजे जो है बचेंगे। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। तो यहां पर हमारा जो है मैथ्स का क्वेश्चन जो है कंप्लीट होता है। ठीक है, हो सकता है आप में से और लोगों को इसका और भी शॉर्टकट पता होगा बहुत सारे क्वेश्चन का, तो आप उसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। बस मैं जो बेसिक जो रूल्स होते हैं उसके बेसिस पर आपको क्वेश्चन समझाने का कोशिश जो है किया हूं। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक अच्छे से पढ़ते रहिएगा। बाय बाय।